हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट सेशन में हमने डच करा था और इस सेशन में हम ब्रिटिश इंग्लिश करेंगे। हम जानेंगे कि इंग्लिश जब यहाँ पे आए, अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए तो उन्हें कौन कौन चीज़ों का सामना करना पड़ा, किन लोगों से उन्होंने बात की, कैसे अपने बात को मनाए। पहले उन्हें ट्रेड करने की अनुमति नहीं मिली, बाद में फिर कैसे राज़ी किए। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो इंग्लिश इंग्लिश जब यहाँ पे आया तो सबसे पहला जो व्यक्ति था इंग्लिश की तरफ से वो आया रॉल्फ फिंच। वो इंडिया आया और यहाँ पे घूमा फिरा, आगरा में घूमा, फतेहपुर सिकरी में घूमा, कई जगह पे घूमा। और ये कहता है कि जो आगरा फतेहपुर सिकरी है वो लंदन से भी बड़ा है। वो एक ट्रैवलर था। वो घूमने के बाद ये कहता है कि आगरा और फतेहपुर सिकरी वो लंदन से भी बड़ा है। ये तो थी रॉल्फ फिंच की कहानी। फिर आया जॉन मिल्टन हॉल। वो आया 1599। वो लैंड रूट लेके आया, ना कि सी रूट से। वो जब आता है यहाँ भी घूमता फिरता है, कई चीज़ को देखता है, फिर वो भी चला जाता है। फिर आया जॉन मेयर। वो इंग्लैंड का ट्रेडर रहता है। वो आया 1599 में। कई व्यापारियों का समूह रहता है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जानते हैं। वह एलिजाबेथ का चार्टर लेके आता है और ये चार्टर जो है वो 15 साल के लिए रहता है। ट्रेड विथ ईस्ट। इस इस कंपनी का जो मोटो है वो है ट्रेड विथ ईस्ट, मतलब ईस्ट से हमें व्यापार करना है। 1609 में क्या किया गया कि जो 15 साल का ये जो टाइम बॉन्डेज था ना, इसे हटा दिया गया कि अब आप कितना भी साल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका शुरुआती जो नाम रहता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहता है। शुरुआती जो इसका नाम है वो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये रहता है। तो वो लोग यहाँ पे आए और आके एम्पायर से मिलते हैं। तो एम्पायर उसमें कौन है? तो एम्पायर है अकबर। अकबर के टाइम में वो यहाँ पे आते हैं, पर बात कुछ जमा नहीं, वो चले गए। बाद में फिर आते हैं कौन? हॉकिंस। 1608 में वो आते हैं और सूरत में रुकते हैं। वो जिस जहाज़ से आते हैं उसका नाम रहता है हेक्टर। हेक्टर जहाज़ से हॉकिंस आते हैं एक लेटर लेके। लेटर रहता है अकबर के नाम पे। वह जो लेटर है वो जेम्स वन, जो इंग्लैंड के तभी जो राजा हुआ करते थे उनके नाम पे वो लेटर था। वो राजा का जो लेटर था वो दूसरे राजा के लिए था, यानी अकबर के लिए। लेकिन होता क्या है कि इस समय अकबर की डेथ हो चुकी होती है। अकबर अब कुर्सी पे नहीं रहता है, अब गद्दी पे रहता है कौन? जहांगीर, उसका बेटा। ठीक है। और जो लेटर रहता है ना वो फ्रेंड के नाम से रहता है। लेटर पे जो नाम लिखा रहता है वो लेटर टू माय फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड के नाम से रहता है। हॉकिंस जब यहाँ पे आता है, पहुँचता है, हम लोगों ने पोर्टुगीज़ में काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि हॉकिंस जब आता है तो उसे कई लैंग्वेज आती रहती हैं। वो बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञाता रहता है। यहाँ आता है तो यहाँ सब कुछ समझने के बाद वो टर्की में बात करता है। टर्किश लैंग्वेज। तो टर्किश लैंग्वेज में जब बात करता है तो जहांगीर काफ़ी खुश होता है, बोलता है ये तो हमारी भाषा में बात कर रहा है। वो खुश हो जाता है। इसके बदले में उसे 4000 का मनसब भी दे देता है जहांगीर। ठीक है। और इतना ही नहीं, एक अर्मेनियन लड़की है, उससे वो शादी भी करा देता है। लेकिन ये मकसद नहीं था हॉकिंस का। मकसद ये था कि वो यहाँ पे ट्रेड करना चाहता था। यहाँ का जो मार्केट है उसमें वो घुसना चाहता था। लेकिन इस मार्केट पे अभी डोमिनेंट कौन है? पोर्टुगीज़ है। अभी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है वो। मुग़ल कोर्ट में अभी भी पोर्टुगीज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसे ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलती है। इंग्लैंड को, ये ब्रिटिश को ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलती है। बेचारा हॉकिंस निराश होकर वापस सूरत लौट आता है। सूरत आता है
और वहाँ पे एक कैप्टन मिडल्टन रहता है। वो शिप का जो नेवी का उसका कैप्टन है वो मिडल्टन रहता है। वो पूछता है कि भाई क्या काम हो गया। हॉकिंस बोलता है नहीं, हमें ट्रेड करने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। वो सारा कुछ समझाता है कि यहाँ पे पोर्टुगीज डोमिनेंट है, उनका यहाँ पे बहुत ओहदा है। तो कैप्टन मिडल्टन सुनता है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि हमें ट्रेड करने की अनुमति नहीं मिल रही है, अब वापस जाएंगे तो और हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने एम्पायर को। तो इस गुस्से में क्या करता है कि 1611 में स्वाली प्लेस नाम की एक जगह है, वहाँ पे पोर्टुगीज पे वो अटैक कर देता है। उस अटैक का फ़ायदा इसे ये होता है कि अब सी में सिर्फ पोर्टुगीज ही मेजर पावर नहीं है, इंग्लिश भी है। ये बात जब दिल्ली को पता चलती है, दिल्ली में बैठे जहांगीर को पता चलती है, वो काफ़ी खुश होता है। सर थॉमस रो इसके बाद सर थॉमस रो 1615 को आता है और वो 1616 से लेकर 1619 तक काफ़ी एक्टिव रहता है। वो एज ए डिप्लोमेट यहाँ पे आता है। किसका डिप्लोमेट बन के? तो जेम्स वन का। वो भी एक लेटर लेके आता है जिस पे परफेक्ट नाम से लिखा रहता है, ठीक है। उसका एक गुरु भी है, एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी किसका गुरु है? सर थॉमस रो का। वो आके सीधा जहांगीर को बोलता है कि भाई अब पोर्टुगीज जो है उसका रास्ता तो साफ हो चुका है, अब समंदर में जो बड़ा पावर वो मैं हूँ। वी आर द मेजर पावर इन द सी। वो बोलता है कि अब जो भी है हम हैं, और आपको जो भी व्यापार करना है हमसे कर सकते हैं और हम भी आपसे करेंगे, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पोर्टुगीज को इंग्लिश जब हराया, उसके शिप पे कैप्चर कर लिया या फिर शिप पे अटैक किया, उसके बाद उसने जो कहा कि अब जो भी है मेजर पावर हम है, इसे जहांगीर भी खुश था। खुश इसलिए था कि एज ए एम्पायर होके भी जहांगीर पोर्टुगीज को टैक्स देता था कि मेरा सामान इस जगह से उस जगह जा रहा है, जो भी हम लेके जा रहे हैं उसमें टैक्स उससे वसूला करता था पोर्टुगीज। इसलिए बोल के कि हम आपके शिप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, आपके जहाज़ चलेंगे, बगल में साइड में हमारी जहाज़ भी चलेगी, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन वो ऐसे लोग थे कि बीच समंदर में ले जाके आपके जहाज़ की तलाशी करते थे। उन्हें अगर कुछ भी दिखा कि ये हमारे काम का है, वो आपसे वही जो आपके प्रोटेक्शन में थे वही आपको लूट लेते हैं। तो ये सब चीज़ जहांगीर को पता चला कि ये तो एज ए एम्पायर, हिंदुस्तान का वो एम्पायर है, राजा है, और उसे भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो फिर काहे का राजा। तो ये सब चीज़ें जो थी जहांगीर को काफ़ी परेशान करती थी। और अब इंग्लिश के आने से उसे लगा कि वो जो मिसबिहेव करता था उसका काट इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश को हेल्प करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला जो सेटलमेंट बनाता है इंग्लिश, वो 1608 में बनाता है। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में एज ए परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्प्रोरी बेसिस पे ही एक सेटलमेंट बनाता है। परमानेंट सेटलमेंट बनाता है वो कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में 1611 में। और सूरत में परमानेंट सेटलमेंट बनाता है कब? 1613 में। अब जब ब्रिटिश इंडिया आ गए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ गए, ट्रेड उनका स्टार्ट हो गया। काफ़ी टाइम के बाद वो गोलकोंडा पहुँचते हैं। गोलकोंडा का जो राजा रहता है वो बोलता है कि आप इंग्लिश को, ब्रिटिश को कि आप आए हैं और अच्छी बात है, बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। इंग्लिश बोले क्या? तो हमारा जितना भी पोर्ट है वो अब आपको हम देना चाहते हैं, आप उसमें कुछ भी कीजिए, कैसे भी यूज़ कीजिए, कितना क्या लेके आ रहे क्या लेके जा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बदले में 500 पैगोडा पैगोडा जो था वो सोने का होता था, वो कॉइन होता था। तो वो पैगोडा जो है 500 पैगोडा सालाना हमें बस दे दीजिए और आप यूज़ कीजिए हमारे पोर्ट्स का। तो इंग्लिश ये सुन के काफ़ी खुश हुआ और हाथों हाथ वो एक्सचेंज, ये ऑफ़र हो गया वहाँ पर। फिर 1639 में मद्रास में चंद्रगिरी के जो मद्रास के जो राजा है चंद्रगिरी,
जो रूलर है उनसे एक करार होता है। ब्रिटिशर्स का चंद्रग्रीस के साथ एक करार होता है। वो करार कुछ ऐसा होता है कि उसे यहाँ पे एक फोर्ट बनानी थी। ठीक है, वो फोर्ट बनाने की परमिशन मांगता है इंग्लिश। उसे वो परमिशन मिल भी जाता है कि ठीक है आप बना सकते हैं। वही फोर्ट वो बाद में कहलाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ना, वो रिप्लेस कर देता है क्या चीज़ को, जो मसूलीपट्टनम उसका हेडक्वार्टर होता था ये ब्रिटिश का, वो रिप्लेस हो जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज से। ठीक है, अब हेडक्वार्टर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। एक चीज़ और है यहाँ पे, 1633 में वो हरिहरापुर एक जगह है, वो जो महानदी डेल्टा के ऊपर बेस्ड है। वो जो महानदी डेल्टा है वो कहाँ पे, बालासोर उड़ीसा में। ठीक है, तो वहाँ पे एक हरिहरापुर का ये है जगह है, वहाँ पे फैक्ट्री सेट करता है ब्रिटिशर्स। और उस फैक्ट्री का मकसद ये रहता है कि अब हमें यहाँ से ईस्ट की ओर देखना है, मतलब यहाँ से भी ईस्ट, कि अब ट्रेड करेंगे तो हम इस जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री के हेल्प से हम इंडोनेशिया जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं और इन जगहों पे जाके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की कहानी। कुछ ऐसे अंग्रेज आए और अपने सेटलमेंट को यूं उन्होंने बढ़ाया। अब आते हैं अपने सेटलमेंट को बंगाल में वो कैसे लेके आए। तो जो बंगाल है वो काफ़ी रिच प्रोविंस माना जाता था उस समय। इंडिया का काफ़ी एडवांस भी था। ट्रेड और कॉमर्स यहाँ से बहुत ही अच्छा हुआ करता था। कोई भी हो, या तो पोर्टुगीज़ हो या डच फिर आए या इंग्लिश जो आए, तो इनका नज़र जो था वो बंगाल पे, सबका नज़र बंगाल पे रहता था कि यहाँ से हमें ट्रेड करना ही करना है। ये काफ़ी एज ए कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल वाली जगह है। मतलब यहाँ पे आप, अगर आपका यहाँ पे कोई हेड क्वार्टर हो तो यहाँ से आप कई जगहों पे अपना ध्यान रख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ से भी आप ईस्ट की ओर जा सकते हैं। तो बंगाल को इसलिए उन्होंने चूजा, मतलब सबका पसंद बंगाल ही होता था। ठीक है, रॉ मटेरियल भी यहाँ पे इजली अवेलेबल हो जाते थे। हम जैसे कि बात किए, बाकी यूरोपियंस का भी यहाँ पे पसंद था, और साथ साथ में जो मुग़ल है, मुग़ल एम्पायर, उनको भी ये जगह काफ़ी पसंद था। अब शाह शुजा, एक जो सूबेदार है कहाँ का, बंगाल का, वो गवर्नर रहता है। ठीक है, वो बंगाल का गवर्नर रहता है 1651 में। वो अलाउ करता है इंग्लिश को बंगाल में ट्रेड करने के लिए। बस बदले में क्या था, 3000 जो पैगोडा जो तय किया गया था, उसके बदले में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं बंगाल में। तो ये जो सौदा हुआ ये तय हो गया, और ब्रिटिश लोग आए और 1651 में 1651 में हुगली में अपना पहला ये फैक्ट्री सेट कर लिया। उसके बाद फिर कासिम बाज़ार, फिर पटना, फिर राजमहल, ऐसे करते करते कई जगह पे इन्होंने बंगाल में अपना फैक्ट्री जमा लिया। पर यह जो फरमान था सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था। इनके बिजनेसेस को अभी भी कुछ चीज़ों की बाधा सामना करना पड़ती थी। जैसे जो भी अब सामान अब ये बना लिए, इनको एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री या फिर कहीं और जगह जाना पड़ता था, तो बदले में कई जगह पे टोल या चेक पोस्ट आते थे, वहाँ से इनसे पैसा वसूल किया जाता था। तो अभी भी ब्रिटिश इस चीज़ों से खुश नहीं थे। वो कहते थे कि एक बार जो हमने तय कर लिया 3000 का जो लमसम अमाउंट है, वो पे करने के बाद भी ये हमें क्यों देना पड़ रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय था। तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद उनके पॉलिसी में कुछ चेंज आया। उन्होंने तय किया कि अब हमारे जो सेटलमेंट्स होंगे उनको हम फोर्टिफाई करेंगे, उन पे फोर्ट बनाएंगे, और उन फोर्ट पे हम अपने सैनिक रखेंगे, ताकि ऐसे कुछ कभी हो तो इनसे हम बैकअप लेके इन्हें बुला सकते हैं, और फिर जो होगा वो तय हो जाएगा। तो यही बात थी कि उन्होंने ये फोर्ट बनाना चाहा। तो काफ़ी समय के बाद क्या हुआ कि बंगाल में गवर्नर चेंज होता है। गवर्नर चेंज होने के बाद शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर होता है। ठीक है, मुग़ल गवर्नर वो शाइस्ता खान है। ये बात है 1682 की, 1682।
पर ये जो बात होती है ये ब्रिटिश और गवर्नर के बीच में, वो एक तरह से हॉस्टाइल हो जाती है। मतलब दोनों अपनी अपनी जीत पे, हम बनाने नहीं देंगे। शाइस्ता खान की तरफ ब्रिटेन बोल रहा है कि नहीं, हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे सैनिक रहेंगे, हमें कोई चीज़ की भी अगर दिक्कत हो तो वो हमें बैकअप देंगे। तो एक तरह से हॉस्टाइल कंडीशन यहाँ पे पैदा हो जाती है। 4 साल के बाद क्या होता है, हुगली जो आपका ये ब्रिटिश का जो सेटलमेंट था उन पे अटैक होता है। कौन करता है, तो मुग़ल करता है। और अक्टूबर 1686 को पूरी तरह से वो लूट लेता है, बर्बाद कर देता है। बदले में इंग्लिश रिटेलिएट करता है और कैप्चर कर लेता है किसको, इंपीरियल पोर्ट्स ऑफ थाना। पर यहीं नहीं रुकता है इंग्लिश, आगे भी रेड जारी रखता है। फिर वो आगे जाके हिजली जो कि ईस्ट मिदनापुर में है, उसे भी वो ये अपने अधीन ले लेता है। और जो मुग़ल फोर्टिफिकेशन जो था बालासोर में, उसे भी बर्बाद कर देता है। अब बदले में क्या होता है, तो इंग्लिश फोर्स को हुगली छोड़ना पड़ता है। उसे गंगा रिवर के एकदम निचला हिस्सा पे फेंक दिया जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, जॉब चार्नोक एक जो कंपनी एजेंट रहता है, वो नेगोशिएशन स्टार्ट करता है मुग़ल और इंग्लिश के बीच में, और उनसे मनाता है कि उसे एक ये सुतानुती जो प्लेस है इस जगह पे, उसे यहाँ पे आने का मौका दिया जाए, कि वो यहाँ पे आके वो अपना ट्रेड स्टार्ट करना चाहता है, एक तरह से नेगोशिएशन करना चाहता है। तो उसे ठीक है, इसमें दे दिया जाता है। मुग़ल उसे बोलते हैं ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आने से वो जब यहाँ पे आता है तो उसे एक ट्रीटी साइन करवाया जाता है। चार्नोक साइंड अ ट्रीटी विथ मुग़ल। कब करता है वो, फरवरी 1690 को, 1690 को वो ट्रीटी साइन करता है। सुतानुती वापस आ जाता है 10 फरवरी 1691 को। और एक इम्पीरियल फरमान को रेज कर दिया जाता है कि इंग्लिश अब वापस आए हैं तो उन्हें वो ट्रेड करने दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बदले में वो 3000 रुपया जो पहले हमने तय की थी, वो जो बाकी पैसे अब वो पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बदले में वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब क्या होता है कि एक ज़मींदार है वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, शोभा सिंह, वो गद्दार निकल आता है, वो गद्दारी कर बैठता है। और इंग्लिश को इसी मौके की तलाश थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये सुतानुती जो जगह है 1696 को उसे वो फोर्टिफाई करते हैं। 1698 को क्या होता है, इंग्लिश परमिशन मांगता है मुग़ल से कि हमें ज़मींदारी करने के लिए यहाँ पे मौका दें, हम यहाँ ज़मींदारी करना चाहते हैं। और 3 विलेज मांगता है सुतानुती का, गोविंदपुर, कालीकाटा जिसको काली घाट से भी जानते हैं, और भी एक जगह है। तो क्या होता है कि जो फोर्टिफाई किया हुआ रहता है जो इंग्लिश का जो फोर्ट, उस फोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, फोर्ट विलियम से। 1700 में वो फोर्ट विलियम फोर्ट के नाम से जाने लगा। और वो एक ऐसा सीट बन गया कलकत्ता का, वहाँ पे जो सर चार्ल्स एयर वहाँ का पहला प्रेसिडेंट बनता है। अब आते हैं फारूक सियार पे। ठीक है, फारूक सियार का फरमान पे 1715 में इंग्लिश मिशन जो यहाँ पे आता है, जॉन सरमन, किसके कोर्ट में, मुग़ल एम्पायर के कोर्ट में। और फारूक सियार से 3 फेमस फरमान मांगता है, और वो जो फरमान उन्हें दिया जाता है वो एज अ मैग्ना कार्टा उनसे वो जाना जाने लगा। इस फरमान में क्या था, तो इस फरमान में ये था कि जो बंगाल है, अब वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा इंग्लिश के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनसे वो कोई पैसा वसूल नहीं करेगा। मात्र 3000 रुपये का जो सेटलमेंट तय हुआ है, उन्हीं में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी चार्जेस पहले हुआ करते थे उनसे वो सब ख़त्म कर देगा। ठीक है, सारा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो भी था उसको वो समाप्त कर देगा। ठीक है, एक तो वहाँ पे छूट मिल गया कि 3000 रुपये का जो एनुअली पेमेंट था वो तो करता ही था, बदले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक फरमान तो हो गया। फिर कंपनी को दस्तक इशू कर दिया गया। दस्तक एक पास है, अब एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट जाना या फिर कहीं और जाना
तो इन सब जगह में बीच बीच में जो टॉल्स आते थे, चेक पोस्ट आते थे, अब वहाँ पे सिर्फ दस्तक ये पास दिखा दिया जाएगा तो उसे कोई रोकेगा नहीं, आराम से वो इस जगह से उस जगह पे जाएगा, ट्रेड करेगा। बस यही नहीं, कंपनी अभी भी और ज़्यादा उसे ज़मीन की ज़रूरत थी और वो ज़मीन भी उसे मिल जाता है और ज़मीन उसे दे दिया जाता है। हैदराबाद में क्या होता है कि हैदराबाद में जो कंपनी वो सेटलमेंट स्टार्ट करता है, वहाँ पे भी जिसको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाती है, ठीक है। और उस जगह का वो कोई चार्जेस नहीं लेगा, हैदराबाद में कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस सिर्फ और सिर्फ मद्रास के लिए है। सूरत में क्या होता है कि सूरत के लिए एनुअली 10,000 रुपये का ये रखा जाता है कि आप 10,000 रुपये हमें दे दें, बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे जो लेवी और ड्यूटी को सब में छूट मिल जाएगी, आप कितना भी करें कोई दिक्कत नहीं। 10,000 यहाँ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, इसलिए क्योंकि सूरत एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत सारा ट्रेड यूरोप में जाता है, काफ़ी मतलब अच्छा पोर्ट है वो उस समय का, इसलिए वहाँ के दाम कुछ ज़्यादा रहे। अपेरेंटली क्या होता है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो मैनेज करने में ये सक्सेस हो जाता है। बहुत सारा कंसेंसस जो है बंगाल में ट्रेड फ्री, ये ड्यूटी फ्री, और इस तरह से जो भी कुछ है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना है वो सबसे वो छूट हो जाता है, उसे छूट मिल जाता है। तो ये सब चीज़ जो है वो कैसे भी साम दाम दंड भेद अपना के इंग्लिश यहाँ पे ट्रेड करता है। लेकिन अभी इंग्लिश अच्छा ट्रेड स्टार्ट ही कर रहा था कि अब आता है फ्रेंच की एंट्री होती है, और फ्रेंच की एंट्री होती है और ये ब्रिटिशर्स को मालूम रहता है, पर वो चाहते हैं कि उसके यहाँ पे आने से पहले अपना डोमिनेट, जो भी हम डोमिनेट करते हैं वो कई जगह पे उनको वो कैप्चर करके रखें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जानेंगे कि फ्रेंच जब यहाँ है तो ब्रिटेन को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा।